हमारे बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिन्हा और धीरेन्द्र मुन्ना जी हैं। आज इनसे बिहार और देश की राजनीति पर कुछ ऐसे सवाल करना है जो राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि धीरेन्द्र जी ये बताएं कि अभी तक का इतिहास रहा है कि चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट पर उनके प्रत्याशी चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा में जीत दर्ज कराते रहे हैं। दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़े लोजपा रामविलास की, लेकिन वहां हार मिली। क्या इसका असर एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा? क्या अब मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी चिराग पासवान को वो तवज्जो देंगे जो अब तक उनको मिलता रहा है? उसके अलावा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक अहम किरदार है। यह माना जाता है कि नीतीश कुमार के बाद एनडीए में एक चेहरा मुख्यमंत्री का चिराग पासवान भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी से इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुन्ना जी बताएं, आपका 100% का स्ट्राइक रेट में क्यों कमी आई और दिल्ली में आप क्यों एक भी सीट को मिली थी उससे भी बचाने में आप कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। दिल्ली में एक सीट मुझे दी गई थी, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और एक सीट जनता दल यू को मिला था। ये हमारे एनडीए के गठबंधन की खूबसूरती है। एक सीट देने का मतलब हो गया कि हमारे नेता चिराग पासवान जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के चाहने वाले पूर्वांचल के लोग जो वहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव चाह रहे थे, ये एकता दिखाने के लिए एक संकेत था। एक सीट से वहां पे सरकार तो नहीं हम बना सकते थे अकेले, कोई पार्टी जब गठबंधन में है तो निश्चित तौर पर हम एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मदद करने के उद्देश्य से हम लोगों को एक सीटें दी गई थी। अपेक्षा अनुसार मुझे सफलता नहीं मिली 52,000 वोट लाने के बावजूद भी, लेकिन एक सीट लेने का मतलब नहीं था। मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक बार फिर से बिहार में जैसे हम लोग विकास की गति को साथ में एनडीए में दे रहे हैं, उसी तरह से वहां पर भी सरकार बनाए, और वह बनाने में हम लोग सक्षम रहे हैं और बहुत बड़े जीत से दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि ये 100% ही इसको माना जाएगा। ठीक, चलिए मुन्ना जी, आप तो बात के जादूगर हैं, बात करते हुए निकल गए। 100% स्ट्राइक रेट पर तो आपने कुछ सीधा जवाब दिया नहीं। अब आइए बिहार की राजनीति में, जैसा कि चर्चा है आरजेडी वाले या विपक्षी दल बिहार में मुख्यमंत्री को थका हुआ फेस मांग रहे हैं, जबकि ऐसा है या नहीं तो आप बताएंगे, एनडीए वाले बताएं। इस साल जो चुनाव होने जा रही है, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं एनडीए में? देखिए, सबसे पहले मेरे मुख्यमंत्री जी को थका हुआ कहने वाले लोग, वो तो किसी लायक नहीं ना जो आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्ट लोग ये आरोप लगाते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री जी इस बिहार के विकास में लगातार 20 वर्षों से काम कर रहे हो, अगर उन पर आपको कहने के लिए मात्र इतना ही शब्द बचता है कि थके हुए हैं, भ्रष्ट तो नहीं कह रहा है, कोर्ट के द्वारा किसी तरह का कोई आरोपी तो नहीं है मुख्यमंत्री जी। तो हमारे लिए ये गौरव का विषय है ना कि एनडीए में जितने भी नेता हैं देश भर में, किसी पे कोई काला दाग नहीं लगा हुआ है। और 20 वर्ष से जिस तरह से बिहार गति से आगे बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि अब इनके नेतृत्व में देश में 2047 में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाना है देश को, उसी तरह से बिहार को भी विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा इनके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारा सवाल था कि क्या चिराग पासवान इस साल जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं या होंगे? देखिए, अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर हमसे जानना चाहेंगे तो हम प्रधानमंत्री तक का भी सोचते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत छोटा है, क्योंकि अभी इस देश में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुए। ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि जब हम उनके संरक्षण की, दलितों के संरक्षण की बात करते हैं, उनके अधिकार और हक की लड़ाई हम तमाम राजनीतिक पार्टियां लड़ते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ के मैं अपने सोचता हूं कि अगर हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो जाए ताकि हम आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी बना लें। लेकिन गठबंधन में है, एनडीए में है, और एक मर्यादित गठबंधन है, आदर्श गठबंधन। यहाँ पर जब हमारे नेता ने मान लिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में पुनः नीतीश कुमार जी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इस सवाल में अब आपका यह सवाल का कोई जवाब अभी बनता नहीं। ऐसा 2020 में भी था जब आपके प्रत्याशियों के चलते नीतीश कुमार की जदयू की सीट आधी रह गई थी। क्या ऐसे अगर गठबंधन में नहीं बात बना तो अलग से चुनाव क्यों नहीं लड़ने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, इसका सवाल नहीं है। उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी
हमारे नेता अलग होकर चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी, तो कभी हम लोगों ने उनका खिलाफ नहीं किया था। और इस बार तो बिहार और बिहार को फर्स्ट बनाना, बिहारी को फर्स्ट बनाना हमारे पार्टी का तो ये टैग लाइन है, ये हमारे नेता का सोच है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे भी बढ़ रहा है। तो जब हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को केंद्रीय बजट में भी स्थान दिया गया, बिहार बढ़ भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी ये औचित्य है। जैसे आपके चिराग जी मोदी जी के हनुमान हैं, वहीं नीतीश कुमार छोटे भाई हैं, तो उसी पर सवाल है कि राजनीति में तो कोई अस्थायी मित्र नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता, तो 2020 की पुनरावृत्ति तो नहीं ना होगी। देखिए, राजनीति में ये ठीक कहना है कि कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, अस्थायी दुश्मन नहीं होता है, लेकिन राजनीति में मुद्दे अस्थायी होते हैं कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहारियों को आगे बढ़ाना है, तो यह संकल्प सदैव रहेगा जब तक सांस रहेगा। और इसमें अगर हम आगे बढ़ रहे हैं इस गठबंधन में, एनडीए में, तो दूसरा कहीं तो सवाल नहीं है कि अलग लड़ने का कहीं कोई बात है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा आप लोग? 100% लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, पूछने के सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।